हम लोग एक चैप्टर समास पे चर्चा करते हैं। समास में अगर देखा जाए तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम और दूसरा है आस। सम इसका उपसर्ग है, क्या है, और आस धातु है। संस्कृत में अगर इसको देखा जाए तो संस्कृत में एक घय प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है? घय, ये प्रत्यय है। और अगर हम लोग हिंदी में इसको देखेंगे तो आस ऐसे लिख के धन आ प्रत्यय हो जाएगा। क्या प्रत्यय हो जाएगा? आ प्रत्यय हो जाएगा। यानी आस एक धातु है। धातु माने होता है क्रिया। धातु माने क्या होता है? क्रिया। यानी समास जो होता है, समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखना चाहें तो होगा संक्षेप या संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब ये होता है कि जब हम लोग किसी एक बड़े से पद को अगर छोटा कर रहे हैं या दो से अधिक शब्दों को जब हम लोग छोटा करने का प्रयास करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षेपीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे पहले ये याद रखिएगा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। एक चीज और, समास का विलोम हम लोग याद करके रखते हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि समास का विलोम क्या होता है। हम लोग गणितीय में पढ़े हैं ना कि ऐसे होता है, यहाँ बिंदी लगे रहेगी तो आधा जाएगा तो ये क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। और ये जब बड़का पूरी लाइन को क्रॉस कर जाएगा बिंदु को तो क्या कहलाएगा? व्यास। ठीक वैसा ही समास का अगर वैसे हम लोग देखेंगे तो समास का मतलब होता है छोटा कर देना। लेकिन जब उसको हम लोग उसका विलोम पूछेगा तो हम लोग बता देंगे कि उसका विलोम क्या होगा? व्यास। क्या होगा? व्यास। इतना आपको समझ में आया? समास का शाब्दिक अर्थ होगा संक्षेप या संक्षेपीकरण, और समास का विलोम होता है व्यास। क्या होगा? व्यास। अब एक चीज और याद रखिएगा, इसमें अभी हम लोग परिभाषा पे ना चर्चा करके पहले इसकी जो प्रारूप है उस पर चर्चा कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो समास का प्रारूप होता है, इसमें कुछ शब्दावलियां होती है जिसको हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। समास में एक शब्द होता है पूर्व पद। कौन पद? और दूसरा का क्या होता है? उत्तर पद। पहले वाले पद को क्या बोला जाएगा? पूर्व पद को क्या बोला जाएगा हिंदी में? पहला पद। क्या बोला जाएगा? और उत्तर पद को क्या बोला जाएगा? दूसरा पद। इस उत्तर की मीनिंग जान लीजिए। उत्तर के तीन अर्थ होते हैं। उत्तर माने जवाब। क्या होगा? क्या हो जाएगा? जवाब। क्या हो जाएगा? जवाब। दूसरा क्या होगा? दिशा। तीसरा क्या हो जाएगा? बाद। क्या होता है? बाद। और हम लोग कह सकते हैं दूसरा। क्या कहेंगे? ये तो ठीक है। समास में एक परिभाषा इसकी होती है कि दो या दो से अधिक शब्दों की मेल। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से अगर मान लीजिए इसके दो शब्द हो गए, हमारे पास दो शब्द मिल गए, इसका पूर्व पद और उत्तर पद, तो इसमें तीसरा पद क्या होगा और तीसरे पद का नाम क्या रखा जाएगा? एक उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं। जैसे लिखा हो गंगा जल। क्या लिखा हो? क्या लिखा होगा? गंगा जल। गंगा जल अगर लिखा हुआ है तो गंगा जल का हम लोग समास विग्रह जब करेंगे तो हो जाएगा गंगा का, हो जाएगा, समझ में आ रहा है? गंगा का जल। अब देखिए गंगा का जल, ये कौन सा पद हो जाएगा? पहला पद। पहले पद को इस भाषा में क्या कहा जाएगा? समास की भाषा। दूसरे के पद को क्या कहा जाएगा? उत्तर पद। और ये बीच वाले पद को हम लोग कह सकते हैं कारक, विभक्ति और योजक पद। योजक माने होता है जोड़ने वाला। योजक माने क्या होता है? जोड़ने वाला। ये आप लोग इतना समझते रहिए। एक चीज समास में जो सबसे ज्यादा कठिनतम है वो है कि हमारे यहाँ बहुत ये पूछा जाता है कि समास में दूसरा पद प्रधान है, पहला पद प्रधान है, तीसरा पद प्रधान है, ऐसा पूछा जाता है। और समास को इसी तरीके से दो भागों में बांटा भी जाता है। समझ में आ रही बात? समास को एक तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं?
अब इसकी परिभाषा बहुत कीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम लोग क्या कह सकते हैं? समास। कुछ लोग कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले एक नए शब्द की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं? समास। जैसे आप लोगों को याद हो इसने याद कर लो, कौन ऐसा वो नहीं। समझना हमें ये है कि दो शब्द जब हों, दो या तीन शब्द जो भी वो इकट्ठा होकर अगर एक हो गए तो समझ जाओ क्या हो जाएगा? समास। क्या हो जाएगा? समास। अब इसकी परिभाषा होती है तो अगर हम इसको समास के ऐसे भेद करेंगे तो छह हो जाएगा, छह हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और बनने लगा है कि पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है? तो क्या लिखेंगे? चार। कैसे नहीं होगा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे पास मूल रूप से चार ही समास हैं। कितने समास हैं? चार समास हैं। पहला पद होता है हमारा अव्ययभाव समास। कौन होगा? दूसरा का क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। तीसरा का द्वंद्व। और चौथा का हो जाएगा? बहुव्रीहि। कौन समास? ये भी याद रखिएगा, ये पहले सीक्वेंस बना लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक समास में एक शब्द में एक से अधिक समास मिल जाते हैं, तो हम समास का चयन किसका करें? प्राथमिकता अगर हमें किसको देना है तो प्राथमिकता जैसे हम लोगों के पास ये चारों हैं, मान लीजिए उसमें बेभाव समास हो भी सकता है, या बहुव्रीहि समास हो जाए, या द्वंद्व समास हो जाए, तत्पुरुष समास हो जाए। मान लीजिए एक शब्द हम लोग ले लेते हैं, इसका पहले भेद जान लें। इसका कितना भेद होगा? दो भेद होगा। ये बाप है तो इसका दो बेटवा हो जाएगा। क्या नाम है? एक का धर्मधार है, दूसरा के क्या नाम हो जाएगा? द्विगु समास। अगर ये बाप है, ये बेटवा है तो इसमें अनुवांशिक गुण आएगा। कौन सा गुण आएगा? क्योंकि इसका कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा का। इसका कौन सा हो जाएगा? इनका भी क्या हो जाएगा? ये हमारा अलग हो गया। जिनके दूसरे पद प्रधान हो सकते हैं वो ये सब है, समझ में आ रहा? इसका हो जाएगा पहला पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान होगा? पहला पद। इसका दोनों, दोनों, ठीक है। और इस क्रम में कहीं कहीं पर देता है, हिंदी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उसमें देता है तीसरे पद की तरफ संकेत करता है, और कहीं कहीं पर देता है कि तीसरा पद प्रधान होता है। आप जैसा समझ में है वैसा कर लीजिएगा। लेकिन अगर तीसरे पद की बात कहीं की जाएगी तो किसमें की जाएगी? इसमें की जाएगी। समझ में आ रही बात? अब देखिएगा, एक ये सब तो ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए तत्पुरुष समास का एक उदाहरण ले लें, प्रधान वाली चर्चा कर लें, फिर हम लोग समास बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले इसका स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए। हम लोग कहते हैं जैसे तत्पुरुष समास का एक उदाहरण होता है गंगा जल, या कुछ और ले लीजिए, राजपूत। क्या ले लें? राजपूत ना, या ये ले लो जन्मांध ले लेते हैं हम लोग। क्या ले लेते हैं? जन्मांध। इसका हो जाएगा जन्म से, क्या हो जाएगा? जन्म से अंधा। ये ना क्या लग रहा है यहाँ पे? जब हम लोग अंधा लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, या कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं ना। ना क्या लगता है? ये वाला नियम बताए थे ना हम लोग अनुस्वार संधि में, क्या लग रहा है? ई हम बताए थे कि ई है धा, और इसके बाद अगर बिंदी लगी है, बिंदी को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? और चंद्र बिंदी क्या बोलते हैं? अनुनासिक। समझ में आ रहा है दोनों? हाँ, इसको याद करने का, छोटा है थोड़ा बड़ा है, इसमें एक बिंदी लग जाएगी चांद वाली, और इसमें समझ में आ रहा है? चांद वाली बिंदी। कौन वाली बिंदी? महिला कौन वाली बिंदी लगाती है? ये वाली की वाली है? बोल की सब लगाओ तो जैसी उसका वो है स्वाद के अनुसार लगाती है वो। इसको लगाना होगा, इसको लगा लेगी, इसको लगाना होगा, जैसे नहीं करना होगा उसको। काम के ऊपर लगाती है, स्वाद के ऊपर नहीं। कौन सा काम है उसका? इधर देखना। जन्म से अंधा दिया है, इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? दूसर का पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा? ऐसा दूसर का पद प्रधान हुआ। ये सवाल बनता है बच्चों का, पहल का क्या नहीं कर दिए? ये भी तो कर सकते थे। क्या काम है? कहा किसी से दूसरा पद प्रधान क्यों हो गया? कारक का नहीं, कारक औरक से कोई मतलब नहीं।
कारक है, कहाँ हुआ तो कारक, कारक यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है कारक ना, कारक और से कोई मतलब नहीं। देखिए क्यों है ये, इसमें अंध शब्द जो है, अच्छा ये पता है ना बिंदी कहाँ लगी यहाँ पे, धा का पंचम गुण कहाँ हो रहा है ना, धा का पंचम गुण क्या होता है, इसीलिए कभी कभी पंख लिखते हैं हम लोग, पंख माने क्या होता है, कीचड़, क्या होता है कीचड़, और इसी में जा लग जाए तो कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा, कमाल। मेरा जा अगर किसी में लगा हुआ है तो वहां पर ऐसा हर नहीं, लेकिन पानी की पर्यायवाची में अगर जा लग जाए तो सबका बन जाएगा, कमल बन जाएगा। और पानी की पर्यायवाची में अगर दा लग गया सब बादल, पानी की पर्यायवाची में अगर धी लग गया क्या बन जाएगा, समुद्र। समझ रही बात, इसको याद रखिए। बिंदी और ना में कैसे परिवर्तन होता है ये आप लोगों को मैंने मोहनुसार संधि में पढ़ाया है ना। ये अपने बिंदी जो होती है अपने पंचम गुण में परिवर्तित हो जाती है, इसमें परिवर्तित हो जाएगी पंचम हो जाएगी। अब देखिएगा क्यों ये वाला पद प्रधान है, ये वाला पद प्रधान नहीं, समझ में आ रहा है। जल्दी किताब उताब में मिलेगा नहीं, मैं किताब उताब में ढूंढने लगो तो कौन सा पद प्रधान है, क्यों प्रधान, क्यों का जवाब नहीं मिलेगा, प्रधान है इसलिए बस इतना बता देगा, प्रधान है प्रधान है प्रधान। अब बच्चों से पूछोगे, टीचर से पूछोगे तो कहेगा बस प्रधान है, नियम में लिखा है प्रधान है। अरे बैल उसको बताओ काहे के लिए प्रधान है। भाई हमारे यहाँ कोनो नेता जब प्रधान है जो होता है वो बन के आता है जब, तो उसका वो काहे प्रधान है, ये कुछ नियम कानून है। कैसे नहीं तुम आए खड़े हो गए हम प्रधान है आज से गाँव के, हम ही प्रधान है, इससे थोड़ी होगा। कुछ नियम कानून होते हैं, उन नियम कानून को जो जब वो पालन करने लगेगा तो क्या कहलाएगा, प्रधान कहलाएगा। जब गांव के लोग चुनेंगे तभी वो प्रधान कहलाएगा। इधर देखिएगा कि जन्मांध, जन्म से अंधा, यही ये पद हमारा प्रधान है क्योंकि ये तो पुरुष समास का भेद है। ये पद प्रधान है क्यों, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सेंटेंस को किसी क्रिया के साथ इस पूरे पद को किसी क्रिया के साथ एक सेंटेंस बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सेंटेंस माने वाक्य बना लेंगे। वाक्य समझ में आ रहा है, वाक्य जब बना लेंगे, वाक्य और पद में अंतर जानते हो, एक होता है पद, एक होता है शब्द। समझ में आ रहा है, जब ये अकेला इस्तेमाल किया जाएगा जिससे फल, तो ये शब्द है, क्या है, ऐसे लिख दिया जाए राम फल खाता है, अब ये फल क्या बन गया, यानी कोई सेंटेंस, कोई शब्द अगर अकेले है तो क्या कहलाएगा, शब्द है। लेकिन वही शब्द किसी सेंटेंस में वाक्य में प्रयोग कर लिया गया तो क्या कहलाएगा। अब जन्म से अंधा है, इसी को हम लोग एक सेंटेंस इसका बना ले, कुछ भी बना लेते हैं। इसका हम लोग अगर सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, जैसे लिख दिया जाए, बता दें इधर, ये हो जाएगा जैसे लिख दिया जाए जन्म से अंधा, यहाँ पर लिखेंगे जन्म से अंधा व्यक्ति, जन्म से अंधा व्यक्ति भीख मांगता है। कुछ भी बना लीजिएगा, इसने हम बना दिए हैं, अंधा व्यक्ति क्या कर सकता है। अब ये बताइए, जन्म वाला आदमी काम कर रहा है कि अंधा काम कर रहा है, अंधा व्यक्ति भीख मांग रहा है कि जन्म से अंधा व्यक्ति भीख मांग रहा है। ये अब इसका विशेषण हो गया है, क्या हो गया है, एक और सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, जैसे लिख दिया जाए राजा का पुत्र, क्या लिख दिया जाए, ये भी तत्पुरुष समास का भेद है। अब सब ऐसे कर लेंगे। अब ये अगर लिख दिया जाए कि राजा का पुत्र शिकार खेलता है, क्या खेलता है, हाँ शिकार खेलता है, नहीं शिकार पीता है, शिकार एक पीने वाला होता है और एक खेलने वाला, खेले तो यहाँ पर देखो पुत्र जो होता है क्या कर रहा है, पुत्र शिकार खेल रहा है, राजा कौन खेल रहा है, पुत्र खेल रहा है, यानी मेन काम कौन कर रहा है, इसलिए आदमी प्रधान है।
ऐसे ही द्वंद्व समास होता है, माता पिता कर ले, माता पिता कर लेंगे तो इसका सेंटेंस बना लो, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। सेंटेंस बनाओ, माता पिता घर आ रहे हैं, कौन आ रहा है घर? दोनों आ रहे हैं, क्या आ रहा है? दोनों आ रहे हैं। नवरात्रि में हम भूखे रहते हैं, नौ में भूखा रात की रात में भूखा रात। भाई नवरात्रि का मतलब क्या होगा? नवरात्रों का समूह। दूसरा पद जो है रात हमारा, तो रात जो है वो उसमें प्रधान है दूसरा पद। दूसरा पद क्या है? तो रात में काम हो रहा है कि रात के लिए भूख, नौ रातों में भूखे हैं आप लोग ना। नवरात्रि जिससे कहा जाए, नौ रातों का समूह, इसका समूह होगा, रातों का समूह होगा, नौ का नहीं समूह होगा ना। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम लोग करते हैं, जैसे बहुब्रीहि समास होता है हमारा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? तो हम लिखेंगे चंद्रधर, जैसे कह दिया चंद्रमा को धारण करने वाले अर्थात शिव। तो हम लिख दे, मान लीजिए एक सेंटेंस बना लें, चंद्रमा को धारण करने वाले अर्थात शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। केकरे जटा से गंगा निकलती है। तीसरे पद जो है हमारा, उसी से गंगा निकल रही है ना। बात समझ में आई ना कैसे प्रधान है? इससे कर्मधारय होता है। कर्मधारय में क्या होता है? कमल नयन, कमल जैसा ने, इसमें विशेषण विशेष का संबंध होता है। इसका भी सेंटेंस बना लो, कमल नयनों वाली जा रही है। कौन जा रही है? कमल नयन ना। कभी कभी कहा जाता है कि बहुब्रीहि समास में भी आता है कमल नयनों वाली, मतलब कमल नयन जिसको सीता को कहा जाता है। मृग नयनी कहा जाता है। कौन नयनी कहा जाता है? मृग नयनी सीता को। अगर ये लिख के आए तो क्या लिखेंगे? मृग नयनी। एक बार एक शब्द हमने आपको बताया था, मेघनाथ और मेघनाथ, कौन सही है? इसको याद रखिएगा। ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। किसका समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का। मेघनाथ शब्द नहीं होता है, मेघनाद होता है। क्या होता है? मेघनाद। समझ में आ रहा है ना? जैसे कल हमने आपको बताया था कि एक अंतर ध्यान होता है। ये क्या होगा? अंतर ध्यान। ये सब गलत है। क्या हो जाएगा? अंतर ध्यान। समझ में आ रहा है? ये वाला मत करिएगा, ये गलत है, ये वाला सही है। समझ में? चलिए, ये रहा हमारा समास। ये समास का पूरा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग एक एक करके पूरे समास का अध्ययन करेंगे। समझ में आ रहा है? एक एक करके ये पूरा समास, जैसे हम लोगों ने, हमारे दिमाग में ये बन गया कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संक्षेप या संक्षेपीकरण। समास का विलोम क्या होगा? समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है? समधनास। आस धातु है, समुपसर्ग है, संस्कृत में घय प्रत्यय है और हिंदी में आ प्रत्यय है। ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं? पदों की प्रधानता के आधार पे 4। ऐसे याद करिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, वो लड़का ऐसे पढ़ेगा, उसको तो कहेगा समास के कितने, पदों की प्रधानता के आधार पे समास के कितने भेद होते हैं। दिमाग में उसके 6 गूंजता रहता है। अब तक दादा वाला सीधा इसे टिक मारेगा 6। लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। पदों की प्रधानता के आधार पे मैंने आपको बताया, ये पदों की प्रधानता के आधार पर क्या है? ये वाला 4। क्या बताएंगे? 4। वैसे हमारे समास में क्या होते हैं? 6। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में 6 ही देते हैं, तो हम लोग 6 ही जवाब देंगे, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के जवाब देंगे। भाई 6 समास उसने भी दिया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों ने, तो रीजन भी बताया है, और 4 दिया है तो उसका भी एक रीजन बताया। और 4 आप क्यों लिखेंगे ये भी बताएंगे, 6 आप क्यों लिख रहे हैं ये भी। बस समझ में आ रही है? ये है पूरा समास। कौन सा पद प्रधान होगा, कौन सा पद प्रधान नहीं होगा, और बाकी चीज़ें हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।